दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अच्छी पत्रकारिता के लिए क्या जरूरी है? आप जैसे पाठकों का साथ और आपकी तरफ से किया गया थोड़ा सा जेब खर्च। तो जिन पाठकों ने दी प्रिंट को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया गया है। आप प्लीज वहां जाकर क्लिक करें और दी प्रिंट को सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं दी प्रिंट की एक खास सीरीज पेज टर्नर। हर शनिवार को हम मिलते हैं और बात करते हैं किसी नई किताब की। पिछले एपिसोड्स में हमने बुद्धिजीवियों, चुनावी रणनीतियों, भारतीय सेना और सरदार पटेल व भारतीय मुसलमानों पर चर्चा की थी, लेकिन इस बार की किताब थोड़ी सी अलग है। नाम है ऑफ द बीटन ट्रैक, द स्टोरी ऑफ माई अनकन्वेंशनल लाइफ। आसान भाषा में कहें तो अनजान रास्ते। इसे लिखा है आजाद भारत में ऑल इंडिया रेडियो पर उर्दू न्यूज बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला सैयदा बानो ने। ये किताब उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दशक में लिखी थी। ओरिजिनली लिखी गई थी उर्दू भाषा में, जिसका नाम था डगर से हटकर। लेकिन टाइटल डगर से हटकर क्यों रखा गया? क्योंकि ये किताब हमें एक ऐसी महिला से रूबरू कराती है जो किसी तरह की पाबंदियों में नहीं बंधी, जिसने अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया, जो एक सिंगल मदर के तौर पर लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करके आई और देश की पहली रेडियो न्यूज बुलेटिन पढ़ने वाली महिला बनी। अपने आखिरी दिनों में भी वो किसी कन्वेंशनल दादी के तौर पर नहीं जी रही थी, बल्कि उनका अपना एक स्वैग था। वो साउथ दिल्ली के एक पोश इलाके में रहती थी और खुद से कार चलाती थी। अगर अंग्रेजी का उच्चारण उन्हें ठीक नहीं लगता था तो उसे बेहिचक टोक भी देती थी। साड़ी की प्लेटें उल्टा लगाती थी ताकि पल्लू सीधे हाथ के कंधे पर लपेट सकें। उर्दू की शायरियां भी पढ़ा करती थी। तो उनकी किताब का इंग्लिश वर्जन पेंगुइन हाउस ने पब्लिश किया है, जिसे सैयदा बानो की पोती शाहना रजा ने ट्रांसलेट किया है। शाहना रजा किताब की शुरुआत में ही एक किस्सा बताती हैं कि इंग्लिश में इस किताब को लाने के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। तो दरअसल हुआ ये था कि सैयदा बानो ने एक बार शाहना से कहा कि क्या वो उनकी किताब को ट्रांसलेट करेंगी। शाहना ने जवाब दिया कि बीबी, मुझे तो उर्दू पढ़नी ही नहीं आती, मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगी। इसके बाद शाहना ने अपनी बाकी जिंदगी अमेरिका में बिताने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उनके जाने से पहले सैयदा ने अपनी एक दोस्त से इस किताब को पढ़वाकर 8 कैसेट्स में रिकॉर्ड करवा लिया। ये 8 कैसेट्स शाहना अपने साथ अमेरिका लेकर गई और बाद में अपनी जिंदगी में मशरूफ हो गई। लेकिन आखिरकार अक्टूबर 2020 में भारत की पहली महिला न्यूज रीडर के जीवन के कुछ पहलू हमारे सामने किताब के तौर पर हैं। कहते हैं कि एन एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर अनदर वुमेन। किताब को पढ़कर भी ऐसा ही लगता है। सैयदा भले ही 2001 में गुजर गई हो, लेकिन उनकी जिंदगी की ये किताब आने वाली पीढ़ियों को सालों तक प्रेरणा देती रहेगी। इस किताब के एनेक्डोट्स पाठकों को सैयदा की जिंदगी में झांककर बंटवारे के जख्म महसूस करने की इजाजत देते हैं। तो आजाद भारत के बाद जो राजधानी बनी और उसमें एक नया संभ्रांत वर्ग उभर कर निकला, उसके बारे में भी बताती है। हम देखते हैं कि कैसे एक सिंगल मदर लखनऊ से निकलती है और दिल्ली पहुंचकर अपना पहला न्यूज बुलेटिन सुनाती है। किताब की शुरुआत में ही सैयदा बड़ी खूबसूरती से बदली हुई दुनिया और उसके पीछे छूट रही दुनिया की लाइनें खींचती हैं। वो बताती हैं कि कैसे एक छत के नीचे ही रहने वाले मर्द और औरत दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में रहते थे। आदमियों के लिए मर्दाना यानी मेन हाउस में रहने का प्रबंध होता था, तो जनानियों के लिए जनाना खाना होता था। इस जनाना खाना में ही उनकी मदद के लिए हाउस हेल्प रखी जाती थी। हाउस हेल्प को पगार के तौर पर 50 पैसे मिलते थे, लेकिन मर्दों के लिए रखे गए आदमियों को 1 रुपया दिया जाता था। तो वो दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर तक कैसे पहुंची? लखनऊ में पैदा हुई सैयदा की शादी एक ठीक ठाक परिवार में हो जाती है। पति के स्वभाव के साथ तालमेल बैठाते हुए जिंदगी गुजर ही रही होती है कि साल 1938 में लखनऊ में एक रेडियो स्टेशन खुल जाता है। इस पर बच्चों और महिलाओं के लिए प्रोग्राम भी चालू कर दिए जाते हैं। लखनऊ की औरतें रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम्स को सुनना शुरू करती हैं। औरतें अक्सर सोचती थी कि इन आवाजों के पीछे असली चेहरे क्या हैं, लेकिन समाज की मोरालिटी फिर आड़े आ जाती है। अच्छे खानदान की औरतें रेडियो पर बोलने वाली इन औरतों से पर्दा करके रहती हैं। रेडियो स्टेशन के अधिकारी चाहते थे कि पढ़ी लिखी औरतें आगे आएं और इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। इसके लिए उन्होंने लखनऊ के कई खानदानों से दोस्ताना रिश्ते स्थापित कर लिए, ताकि वो उन घरों की औरतों को रेडियो स्टेशन तक खींच कर ला सकें और फिर डिबेट्स और कई सारे लाइव इंटरेक्शंस में उन्हें हिस्सा बना सकें। एक दिन रेडियो स्टेशन से निमंत्रण सईदा के घर पहुंचा और सईदा ने अपने पति से पूछा कि क्या मैं एक रिश्तेदार के साथ स्टेशन तक हुआ हूं। पति ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल जाइए। एक बार शो का हिस्सा बनने के बाद सईदा ने कई सारे शोज में हिस्सा लिया।
आगे चलकर रेडियो वालों ने उनसे महिलाओं के लिए ही खास प्रोग्राम होस्ट करने के लिए भी कहा। उस वक्त सईदा को 150 रुपए पगार दी जाती थी। इसके बाद सईदा ने चुपके से BBC लंदन को अपनी आवाज रिकॉर्ड कर एक पत्र भेज दिया। BBC लंदन ने उनको नौकरी का लेटर भी भेज दिया, लेकिन ये पत्र सईदा के पति के हाथ लग गया और उन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में BBC लंदन को जवाब लिखकर भेजा कि वो मेरी पत्नी है और उन्हें इजाजत नहीं है कि वो लंदन जाकर काम करें। खैर, बाद में सईदा और उनके पति सेपरेट हो गए। इस बीच सईदा ने दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर के लिए भी एप्लीकेशन भेज दी। इन्हीं दिनों भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी लखनऊ बहुत बार आया जाया करती थी। वो सईदा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। एक मुलाकात के दौरान सईदा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में एक जॉब एप्लीकेशन भेजी हुई है। विजय लक्ष्मी महिलाओं के अधिकारों की पुरोधा थी। उन्होंने सईदा से तुरंत एप्लीकेशन की एक कॉपी उन्हें सौंपने के लिए कहा और बोला कि मैं देखती हूँ कि कितनी मदद कर पाती हूँ। इसके बाद उन्होंने वो एप्लीकेशन दिल्ली में डॉक्टर सैयद हुसैन को भेजी कि ये काम हो जाना चाहिए, और काम आखिरकार हुआ भी। और साल 1947 में जुलाई महीना था। सईदा के पास दिल्ली से एक जॉब लेटर आया भी कि 10 अगस्त को उन्हें भारतवासियों के लिए न्यूज पढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। 13 अगस्त को उन्होंने अपना पहला न्यूज बुलेटिन पढ़कर सुनाया था। इससे पहले ना तो BBC और ना ही ऑल इंडिया रेडियो में कभी किसी महिला ने न्यूज ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया था। और इसके कुछ समय बाद ही सईदा ने अपने खबर पढ़ने के अंदाज से सबको मोहित कर लिया। द स्टेट्समैन अखबार ने तो उनकी तारीफ में एक छोटा सा कॉलम भी लिखा था। इसके बाद शुरू हुआ पत्रों के आने का सिलसिला। देश भर से उनके लिए सैकड़ों पत्र लिखे गए, जिनमें लोग उनकी आवाज की तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ पुरुषों ने तो ये भी लिखा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कुछ पाठकों ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि अब तो पाकिस्तान बन चुका है, आप जैसी गद्दार भारत में क्या कर रही है। कुछ ने कहा कि गो टू पाकिस्तान। किताब में एक और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है जब सईदा बानो की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। दरअसल सईदा बानो की आवाज बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। उसके बाद साल 1952 में डिफेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट आई कि रिपब्लिक डे पर कमेंट्री सईदा बानो की आवाज में ही ब्रॉडकास्ट की जानी चाहिए। उस रिपब्लिक डे पर ब्रॉडकास्टर बूथ VIP एरिया में ही लगाया गया था। तो सईदा अनाउंसमेंट करने के बाद VIP लाइन में आकर बैठ जाती और फिर जाकर अनाउंसमेंट करने लगती। सईदा के ब्रदर इन लॉ सैयद अली और उनके बेटे असद को भी इस दिन आना था। साथ ही सईदा की नीस भी लखनऊ से दिल्ली परेड देखने आई थी। उनकी नीस और फिरोज गांधी एक साथ ही बैठे थे। परेड खत्म हो गई, लेकिन सईदा का बेटा असद कहीं नजर नहीं आ रहा। बाद में फिरोज और उनकी नीस ने बताया कि वो दोनों असद और सैयद का इंतजार करते रहे, लेकिन 9 बजे तक जब वो नहीं आए तो वो परेड देखने चले आए। ये बातचीत चल ही रही थी कि अचानक पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां आ गए और उन्होंने कहा कि आप सब लोग जल्दी उठ गए हैं, ब्रेकफास्ट के लिए आपको 3 मूर्ति भवन चलना होगा, वहां जाकर आपको मैं ब्राउन ब्रेड खिलाऊंगा जो कि घर की बनी होगी। अब प्रधानमंत्री का निमंत्रण था और उसे कौन स्वीकार नहीं करता। घर पहुंचकर नेहरू ने वेटर्स को बताना शुरू किया कि आप ब्राउन ब्रेड लाइए, चीज लाइए, फला चीज को जल्दी से लेकर आइए, लेकिन सैयदा को अपने बेटे की फिक्र खाई जा रही थी। इधर नेहरू खुद ही ब्रेड पर बटर लगाकर सबको परोस रहे थे और पूछ रहे थे कि इस तरह का ब्रेड और बटर आपने कभी खाया है। लेकिन सैयदा टेंशन में थी, सोच रही थी कि इधर देश के प्रधानमंत्री टोस्ट बनाकर खिला रहे हैं और उधर मैं मरे जा रही हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ खो गया। नेहरू ने इतनी देर में भांप लिया था कि कुछ तो परेशानी है। उन्होंने आखिर में सैयदा से पूछा तो सैयदा ने बताया कि मेरा बेटा गुम हो गया है। नेहरू ने कहा कि कितने साल का है? सैयदा ने बताया कि 11 साल का है। तो नेहरू ने कहा कि 11 साल का बच्चा है, वो गुम नहीं होगा, आ जाएगा, आप चाय पीजिए क्योंकि ये ठंडी हो रही है। सैयदा मन ही मन सोच रही थी कि अगर असद और सैयद यहाँ पर होते तो ये पल वो हमेशा के लिए याद रखते कि प्रधानमंत्री उनको टोस्ट बनाकर खिला रहे हैं। खैर, ब्रेकफास्ट के बाद नेहरू गेट तक छोड़ने आए और उन्होंने एक बार फिर सैयदा से कहा कि 11 साल का बच्चा गुम नहीं होता, आप उन्हें ढूंढ लेंगी। आदाब के बाद सैयदा हॉस्टल पहुंची तो गेट पर सैयद और असद बैठे थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वाला वीडियो शेयर करिए और दी प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।